रॉबिन हुड और एलन एडेल। अभी अभी बताया गया है कि कैसे रॉबिन हुड और लिटिल जॉन पर एक ही दिन में 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी, जिससे उनकी पसलियां और हड्डियां दुखने लगीं। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने उन बुरी घटनाओं की भरपाई एक अच्छे काम से की, जिससे रॉबिन को थोड़ा दर्द हुआ। 2 दिन बीत गए थे और रॉबिन हुड के जोड़ों का दर्द कुछ कम हो गया था। फिर भी जब वो अचानक और बिना सोचे समझे हिलता था, तो यहाँ वहाँ दर्द उसे झकझोर देता था, मानो चिल्ला रहा हो, तुम्हें बहुत मार पड़ी है अच्छे आदमी। दिन उजला और खुशनुमा था और सुबह की ओस अभी भी घास पर पड़ी थी। हरे पेड़ के नीचे रॉबिन हुड बैठा था। एक तरफ विल स्कारलेट अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, साफ आसमान की ओर देख रहा था, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे बांधे हुए। दूसरी तरफ लिटिल जॉन बैठा था, जो एक मोटे केकड़े के पेड़ की शाखा से डंडा बना रहा था। दूसरी तरफ घास पर बैंड के कई अन्य सदस्य बैठे या लेटे हुए थे। मेरे दिल की आस्था से खुश रॉबिन ने कहा, मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से हमारे साथ भोजन करने वाला कोई नहीं है। हमारे पास पैसे कम हो गए हैं, क्योंकि कई दिनों से कोई भी हमारे साथ भोजन करने नहीं आया है। अब तुम, अच्छे स्टटली, 6 लोगों को चुनो और फॉसेवे या उसके आसपास जाओ और देखो कि आज शाम को हमारे साथ भोजन करने के लिए तुम किसी को साथ लेकर आओ। इस बीच हम एक शानदार दावत तैयार करेंगे, जो कोई भी बड़ा सम्मान पाने वाला होगा। और रुको, अच्छे स्टिटली, मैं चाहता हूँ कि तुम विल स्कारलेट को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यह उचित है कि वह जंगल के रास्तों से परिचित हो जाए। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अच्छे मालिक, स्टिटली ने कहा, अपने पैरों पर उछलते हुए, कि आपने मुझे इस साहसिक कार्य के लिए चुना है। सच में, यहाँ बेकार बैठे रहने से मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। जहाँ तक मेरे 6 में से 2 का सवाल है, मैं मिच द मिलर और आर्थर द ब्लैंड को चुनूंगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, अच्छे मालिक, वे क्वार्टरस्टाफ पर मजबूत मुठ्ठियां हैं। है न, लिटिल जॉन? इस पर सभी हंस पड़े, सिवाय लिटिल जॉन और रॉबिन के, जिन्होंने अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। मैं मिज के लिए बोल सकता हूँ, उसने कहा, और इसी तरह मेरी चचेरी बहन स्कारलेट के लिए भी। आज बहुत ही धन्य सुबह मैंने अपनी पसलियों को देखा और पाया कि वे एक भिखारी के लबादे जितने रंग की हैं। इसलिए 4 और मजबूत साथियों को चुनने के बाद विल स्टिटली और उसका दल फॉसवे की ओर चल पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें उस दिन रॉबिन और उसके दल के साथ शेरवुड में दावत करने के लिए कोई अमीर मेहमान तो नहीं मिल जाएगा। पूरे दिन वे इसी राजमार्ग के पास रहे। हर आदमी अपने साथ ठंडा मांस और मार्च बियर की एक बोतल लाया था, ताकि घर वापस आने तक उसका पेट भरा रहे। इसलिए जब दोपहर का समय आया तो वे हरी और चौड़ी फैली हुई नागफनी की झाड़ी के नीचे नर्म घास पर बैठ गए और एक शानदार और आनंदमय दावत का आयोजन किया। इसके बाद एक व्यक्ति पहरा देता रहा जबकि दूसरे झपकी लेते रहे, क्योंकि वह शांत और उमस भरा दिन था। इस तरह वे अब समय को सुखद ढंग से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जिस अतिथि की उन्हें चाहत थी, वह उस समय तक अपना चेहरा नहीं दिखा पाया, जब तक वे वहां छिपे रहे। बहुत से लोग धूल भरी सड़क पर सूरज की रोशनी में गुजर रहे थे। कभी कभी यह बकबक करती हुई युवतियों का झुंड होता था, जो खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी। कभी यह एक मेहनती कारीगर होता था, कभी यह एक खुशमिजाज चरवाहा होता था, कभी यह एक मजबूत किसान होता था। सभी सड़क पर आगे की ओर देखते हुए उन 7 हटे कट्टे लोगों से बेखबर थे जो उनके इतने पास छिपे हुए थे। रास्ते में ऐसे ही यात्री थे, लेकिन मोटा मठाधीश, अमीर जमींदार या पैसे से लदा हुआ सूदखोर वहां नहीं आया। आखिरकार सूरज आसमान में डूबने लगा, रोशनी लाल हो गई और परछाइयां लंबी हो गईं। हवा में सन्नाटा छा गया, पक्षी नींद में चहचहाने लगे, और दूर से हल्की और स्पष्ट आवाज में ग्वालिन का संगीतमय गीत आया, जो गायों को दूध दुहने के लिए बुला रहा था। फिर स्टटली जहां लेटा था, वहां से उठ खड़ा हुआ। ये कैसी बदकिस्मती की मार है, उसने कहा। हम सारा दिन यहीं रहे, और एक भी पक्षी जो शिकार करने लायक हो, हमारे बोल्ट की पहुंच में नहीं आया। अगर मैं किसी मासूम काम से बाहर जाता, तो मुझे 1 दर्जन तगड़े पादरी या 20-50 साहूकार मिल जाते। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होता है, भूरे हिरन कभी इतने कम नहीं होते,
जितने तब होते हैं जब किसी की उंगलियों के बीच में एक भूरे रंग का हंस का पंख फंस जाता है। आओ लड़कों, अपना सामान बांधो और वापस घर चलो, मैंने कहा। तदनुसार अन्य लोग उठे और झाड़ियों से बाहर आकर वे सभी अपने पैर फिर से शेरवुड की ओर मोड़ लिए। कुछ दूर जाने के बाद विल स्टटली, जो दल का नेतृत्व कर रहा था, अचानक रुक गया। हिस्ट, उसने कहा, क्योंकि उसके कान 5 वर्षीय लोमड़ी की तरह तीखे थे। सुनो लड़कों, मुझे लगता है कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। इस पर सभी रुक गए और सांस रोककर सुनने लगे। हालांकि कुछ समय के लिए वे कुछ भी नहीं सुन पाए, उनके कान स्टटली से भी अधिक सुस्त हो गए थे। आखिरकार उन्होंने एक फीकी और उदास आवाज सुनी, जैसे कोई विलाप कर रहा हो। हाँ, विल स्कारलेट ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे आसपास कोई संकट में है। मुझे नहीं पता, विल स्टटली ने संदेह से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारे मालिक हमेशा उबलते बर्तन में अपनी उंगली डालने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे शरारती झमेलों में पड़ने में कोई फायदा नहीं दिखता। यह एक आदमी की आवाज़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और एक आदमी को हमेशा अपने आप को अपनी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी विल स्कारलेट ने हिम्मत करके कहा, अब इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, स्टटली। अगर तुम चाहो तो रुक जाओ। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि इस बेचारे प्राणी को क्या परेशानी है। नहीं, स्टटली ने कहा, तुम इतनी जल्दी छलांग लगाओगे कि खाई में गिर जाओगे। किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? चलो, मैं कहता हूँ। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे थोड़ी दूर चले गए तो वे जंगल में एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचे, जहां से एक नाला लटकती हुई झाड़ियों के नीचे से कल कल करता हुआ एक चौड़े और कांच जैसे कंकड़ वाले तालाब में बदल गया। इस तालाब के किनारे और एक विलो की शाखाओं के नीचे एक युवक अपने चेहरे के बल लेटा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सबसे पहले स्टटली के कानों तक पहुंची थी। उसके सुनहरे बाल उलझे हुए थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके आसपास की हर चीज दुख और शोक का प्रतीक थी। उसके सिर के ऊपर ओसियर की शाखाओं से शानदार उपकरणों में सोने और चांदी से जड़ी पॉलिश की हुई लकड़ी की एक सुंदर वीणा लटक रही थी। उसके पास एक मोटा राख जैसा धनुष और आधा दर्जन सुंदर चिकने तीर रखे हुए थे। हिल लोआ, विल स्टटली चिल्लाया जब वे जंगल से बाहर निकलकर छोटी सी खुली जगह पर आए। तुम कौन हो, दोस्त, जो वहां खारे पानी से सारी हरी घास को नष्ट कर रहा है? आवाज सुनकर अजनबी उछलकर खड़ा हो गया और अपना धनुष उठाकर बाण लगा लिया, और जो भी बुरा उसके साथ हो सकता था उसके लिए तैयार हो गया। सचमुच, एक योद्धा ने उस युवा अजनबी का चेहरा देखकर कहा, मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक गायक है जिसे मैंने यहाँ एक से अधिक बार देखा है। अभी एक सप्ताह पहले ही मैंने उसे 1 साल की हिरनी की तरह पहाड़ी पर उछलते हुए देखा था। तब वो बहुत सुंदर लग रहा था, उसके कान पर एक फूल था और उसकी टोपी में मुर्गे का पंख लगा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे मुर्गे के पंख झड़ गए हैं। पा, विल स्टटली ने अजनबी के पास आकर कहा, अपनी आंखें पोंछो यार। मुझे एक लंबे तगड़े आदमी को एक 14 साल की लड़की की तरह एक मरे हुए टॉमटेट पर रोते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना धनुष नीचे रखो यार, हमारा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। लेकिन विल स्कारलेट ने देखा कि कैसे अजनबी, जो एक युवा और बालक जैसा दिखता था, स्टटली द्वारा कहे गए शब्दों से आहत था, उसके पास आया और उसने युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। नहीं, तुम मुसीबत में हो, बेचारे लड़के, उसने विनम्रता से कहा। इन लोगों ने जो कहा है उस पर ध्यान मत दो। वे असभ्य हैं, लेकिन उनका इरादा तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सकता है कि वे तुम्हारे जैसे लड़के को न समझें। तुम हमारे साथ चलो और शायद हमें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी उलझनों में तुम्हारी मदद कर सके, चाहे वे जो भी हों। हाँ, सच में, चलो, विल स्टटली ने कर्कश स्वर में कहा। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि शायद मैं तुम्हें कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। इस सुंदर पेड़ से अपना गायन यंत्र उतारो और हमारे साथ चलो। युवक,
ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और सिर झुकाकर और दुखी कदमों से विल स्कारलेट के साथ साथ चलते हुए दूसरों के साथ चल पड़ा। इस तरह वे जंगल में अपना रास्ता बनाते चले गए। आसमान से चमकीली रोशनी फीकी पड़ गई और हर चीज पर एक धूसर रंग की चमक छा गई। जंगल के गहरे कोनों से रात के समय की अजीबोगरीब फुसफुसाहट की आवाजें कानों में आ रही थीं। बाकी सब शांत था, केवल पिछली सर्दियों की कुरकुरी सूखी पत्तियों के बीच उनके कदमों की खड़खड़ाहट को छोड़कर। आखिरकार पेड़ों के बीच से उनके सामने एक लाल रंग की चमक चमकी। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे खुले मैदान में आ गए, जो अब पीली चांदनी में नहाया हुआ था। खुले मैदान के बीच में एक बड़ी आग जल रही थी, जिससे चारों ओर लाल रंग की चमक फैल रही थी। आग के पास हिरन का मांस, तीतर, कैपोन और नदी से ताज़ी मछली के रसदार स्टेक भून रहे थे। सारी हवा अच्छी चीज़ों के पकने की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। छोटा समूह घास के मैदान में आगे बढ़ गया। कई लोग उत्सुकता से मुड़े और उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था या उनसे सवाल नहीं कर रहा था। इसलिए एक तरफ विल स्कारलेट और दूसरी तरफ विल स्टटली के साथ अजनबी उस जगह पर पहुंचा जहां रॉबिन हुड हरे पेड़ के नीचे काई की एक सीट पर बैठा था। उसके बगल में लिटिल जॉन खड़ा था। अच्छा प्यारे दोस्त, रॉबिन हुड ने कहा। जब दूसरा पास आया तो वह उठ खड़ा हुआ। और क्या तुम आज मेरे साथ दावत करने आए हो? हाय, मुझे नहीं मालूम, लड़के ने चकित आंखों से अपने चारों ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वह जो कुछ भी देख रहा था उससे वह भ्रमित था। सच में, मुझे नहीं मालूम कि मैं सपने में हूं या नहीं, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। नहीं, शादी कर लो, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। तुम जाग रही हो, जैसा कि तुम अभी पाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बढ़िया दावत तैयार की जा रही है। तुम आज हमारे सम्मानित अतिथि हो। फिर भी युवा अजनबी ने अपने चारों ओर देखा, मानो वह किसी सपने में हो। कुछ देर बाद वह रॉबिन की ओर मुड़ा। मुझे लगता है, उसने कहा, अब मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। क्या तुम महान रॉबिन हुड नहीं हो? तुमने सही निशाना साधा है, रॉबिन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। यहाँ के लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम मुझे जानते हो, लेकिन ये भी जानते हो कि जो मेरे साथ दावत करता है, उसे अपना हिसाब चुकाना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास पूरा बटुआ है, प्यारे अजनबी। हाय, अजनबी ने कहा, मेरे पास न तो पस है और न ही पैसे, मेरे पास केवल 6 पेंस का आधा हिस्सा बचा है, जिसका बाकी आधा हिस्सा मेरी अपनी प्यारी प्रेमिका अपनी छाती में रखती है और रेशमी धागे से अपने गले में लटकाए हुए है। इस भाषण पर आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बेचारा लड़का शर्म से मरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन रॉबिन हुड ने तेजी से विल स्टटली की ओर रुख किया। क्यों, अब कैसे? उसने कहा, क्या ये वो मेहमान है जिसे तुम हमारे बटुए को भरने के लिए लाए हो? मुझे लगता है कि तुम बाजार में सिर्फ एक दुबला मुर्गा लाए हो। नहीं, अच्छे मालिक, विल स्टटली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह मेरा मेहमान नहीं है, विल स्कारलेट ही उसे वहां लाया था। तभी विल स्कारलेट बोला और बताया कि कैसे उन्होंने उस लड़के को दुखी पाया था और कैसे वह उसे रॉबिन के पास लाया था, ये सोचकर कि शायद वह उसकी परेशानी में उसकी मदद कर सके। फिर रॉबिन हुड ने उस युवक की ओर रुख किया और दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर से ही रोक लिया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। एक युवा चेहरा, उसने धीमी आवाज में कहा, आधे अपने आप में, एक दयालु चेहरा, एक अच्छा चेहरा। यह एक युवती की पवित्रता की तरह है, और साथ ही, यह मेरी आंखों ने अब तक देखी सबसे सुंदर चीज है। लेकिन, अगर मैं तुम्हारे रूप से निष्पक्ष रूप से न्याय करूं, तो दुख युवा और बूढ़े दोनों को ही होता है। इतने दयालु शब्दों में कहे गए इन शब्दों पर, बेचारे लड़के की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, नहीं, रॉबिन ने जल्दी से कहा, खुश हो जाओ, लड़के, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा मामला इतना बुरा नहीं है कि इसे सुधारा न जा सके। तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? इलने डेल मेरा नाम है, अच्छे गुरु। इलने डेल, रॉबिन ने सोचते हुए दोहराया। इलने डेल, मुझे लगता है कि यह नाम मेरे कानों के लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से तुम वही गायक हो जिसके बारे में हम हाल ही में सुन रहे हैं,
जिसकी आवाज़ सभी लोगों को इतना आकर्षित करती है। क्या तुम स्टेवली के पार रॉदस्ट्रीम की घाटी से नहीं आए हो? हाँ, सचमुच, एलन ने उत्तर दिया, मैं वहीं से आया हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है, एलन? रॉबिन ने पूछा। मैं अभी 20 वर्ष का हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुसीबतों से परेशान होने के लिए बहुत छोटे हो, रॉबिन ने विनम्रता से कहा। फिर दूसरों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आओ लड़कों, तुम सब मिलकर हमारी दावत तैयार करो। केवल तुम, विल स्कारलेट, और तुम, लिटिल जॉन, मेरे साथ यहीं रहो। फिर जब बाकी लोग अपने अपने काम पर चले गए तो रॉबिन एक बार फिर उस युवक की ओर मुड़ा। अब बेटा, उसने कहा, हमें अपनी परेशानियां बताओ और खुलकर बोलो। शब्दों का प्रवाह हमेशा दुखों से भरे दिल को राहत देता है। ये वैसा ही है जैसे मिल बांध के भर जाने पर कचरे का बांध खोल दिया जाता है। आओ, यहाँ मेरे पास बैठो और आराम से बोलो। फिर तुरंत ही युवक ने तीनों युवतियों को अपने दिल की सारी बातें बता दी, पहले तो टूटे फूटे शब्दों और मुहावरों में, फिर खुलकर और अधिक सहजता से जब उसने देखा कि सभी लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। इस तरह उसने उन्हें बताया कि कैसे वह यॉर्क से रोथर की मीठी घाटी में आया था, एक गायक के रूप में देश भर में यात्रा करते हुए, कभी महल में, कभी हॉल में, और कभी फार्म हाउस में। कैसे उसने एक मीठी शाम एक निश्चित चौड़े छोटे फार्म हाउस में बिताई थी, जहां उसने एक मोटे फ्रैंकलिन और एक युवती के सामने गाया था जो वसंत की पहली हिमपात की तरह शुद्ध और प्यारी थी। कैसे उसने उसके लिए खेला और गाया था, और कैसे प्यारी एलेनो द डेल ने उसकी बातें सुनी थी और उससे प्यार किया था। फिर धीमी मीठी आवाज में, जो फुसफुसाहट से भी ज्यादा तेज नहीं थी, उसने बताया कि कैसे वह उसका इंतजार करता था और जब जब वह विदेश जाती थी, उससे मिलता था, लेकिन उसकी मीठी मौजूदगी में वह उससे बात करने से बहुत डरता था। आखिरकार रौदा के किनारे उसने अपने प्यार का इजहार किया और उसने फुसफुसा कर कुछ ऐसा कहा जिससे उसका दिल खुशी से झूम उठा। फिर उन्होंने आपस में 6 पेंस तोड़े और हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की कसम खाई। इसके बाद उसने बताया कि कैसे उसके पिता को पता चल गया था कि क्या हो रहा है, और उसे उससे दूर ले गए थे ताकि वह उसे फिर कभी न देख सके, और उसका दिल कभी कभी टूटने जैसा हो जाता था। कैसे आज सुबह, जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, उससे केवल 1.5 महीने पहले, उसने सुना और जाना कि ऐसा ही होने वाला है, कि उसकी शादी ट्रेंट के बूढ़े सर स्टीफन से 2 दिन बाद होने वाली थी, क्योंकि एलेन के पिता ने सोचा था कि उनकी बेटी का इतने ऊंचे स्थान पर विवाह करना एक बड़ी बात होगी। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, और न ही यह आश्चर्य की बात थी कि एक शूरवीर अपनी प्यारी प्रेमिका से विवाह करना चाहे, जो पूरे विश्व में सबसे सुंदर युवती थी। ये सब बातें वहां के लोग चुपचाप सुन रहे थे। उनके इर्द गिर्द कई लोगों की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, और आग की लाल रोशनी उनके चेहरों और आंखों में चमक रही थी। बेचारे लड़के के शब्द इतने सरल थे और उसका दुख इतना गहरा था कि लिटिल जॉन को भी अपने गले में एक गांठ सी महसूस हुई। मुझे आश्चर्य नहीं है, रॉबिन ने एक क्षण की चुप्पी के बाद कहा, कि तुम्हारा सच्चा प्यार तुमसे प्यार करता था, क्योंकि तुम्हारी जीभ के नीचे निश्चित रूप से एक चांदी का क्रॉस है, अच्छे संत फ्रांसिस की तरह, जो अपनी वाणी से हवा के पक्षियों को मोहित कर सकता है। मेरे शरीर की सांस की कसम, लिटिल जॉन ने गुस्से से भरे शब्दों में अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे मन में तुरंत जाने और उसी नीच सर स्टीफन के शरीर से घिनौने जीवन को बाहर निकालने का बहुत मन है। मैरी, ऊपर आओ, बताओ मैं क्या विपत्ति है। क्या एक बूढ़ा बुजुर्ग सोचता है कि कोमल लड़कियां बाजार के दिनों की मुर्गियों की तरह खरीदी जानी चाहिए? उस पर धिक्कार है। मैं, लेकिन कोई बात नहीं, बस उसे अपने आप को देखने दो। तभी विल स्कारलेट बोला, मुझे लगता है कि यह लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है कि वो दूसरों के कहने पर इतनी जल्दी बदल जाती है, खासकर तब जब बात इसी सर स्टीफन जैसे उम्रदराज आदमी से शादी करने की हो। मुझे उसमें ये बात पसंद नहीं, एलन। नहीं, एलन ने गुस्से से कहा, तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। वह एक स्टॉकडोव की तरह है, कोमल और कोमल है। मैं उसे पूरी दुनिया में किसी से भी बेहतर जानता हूँ। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकती है, लेकिन अगर वह सर स्टीफन से शादी करती है, तो उसका दिल टूट जाएगा और वह मर जाएगी। मेरी अपनी प्यारी प्रिय, मैं,
वो रुक गया और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह आगे कुछ नहीं कह सकता था। जब दूसरे लोग बोल रहे थे, रॉबिनहुड सोच में डूबा हुआ था। मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे मामले के लिए एक योजना है, एलन, उसने कहा। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है, बेटा, कि तुम्हारा सच्चा प्यार इतना हिम्मत वाला है कि अगर तुम चर्च में साथ होते, बैन प्रकाशित होते और पादरी मिल जाता, यहाँ तक कि अगर उसका पिता भी उसे मना कर देता? हाँ, वह शादी करेगी, एलन उत्सुकता से चिल्लाया। फिर, अगर उसका पिता वही आदमी है जिसे मैं मानता हूँ, तो मैं वचन देता हूँ कि वह आपको विवाहित पति और पत्नी के रूप में बूढ़े सर स्टीफन की जगह और अपनी शादी की सुबह आशीर्वाद देगा। लेकिन रुकिए, अब मुझे लगता है, एक चीज है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पुजारी। सच में, धर्मगुरु मुझसे बहुत प्यार नहीं करते हैं, और जब ऐसे मामले में मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की बात आती है, तो वे अड़ियल साबित होते हैं। जहाँ तक छोटे पादरी का सवाल है, वे मठाधीश या बिशप के कारण मुझ पर कोई एहसान करने से डरते हैं। नहीं, विल स्कारलेट ने हंसते हुए कहा, जहाँ तक बात है, मैं एक ऐसे भिक्षु को जानता हूँ, जो अगर तुम उसके नर्म पक्ष में आ जाओ, तो तुम्हारा काम कर देगा, भले ही पोप जॉन खुद उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे आए हों। वो फाउंटेन एबे के कर्टल भिक्षु के रूप में जाना जाता है और फाउंटेन डेल में रहता है। लेकिन, रॉबिन ने कहा, फाउंटेन एबे यहाँ से 100 मील दूर है। अगर हम इस लड़के की मदद करते, तो हमारे पास वहां जाने और वापस आने का समय नहीं होता, जब तक कि उसका सच्चा प्यार शादी नहीं कर लेता। वहां कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि हाँ, विल स्कारलेट ने फिर हंसते हुए कहा, लेकिन ये फाउंटेन एबे उतनी दूर नहीं है, जितनी तुम बात कर रहे हो, चाचा। फाउंटेन एबे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वह दूसरी एबे जितनी समृद्ध और गौरवशाली जगह नहीं है, बल्कि एक साधारण सी कोठरी है। फिर भी, यह एक ऐसी आरामदायक जगह है, जहाँ हमेशा एक मजबूत सन्यासी रहता था। मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि, हालांकि यह काफी दूरी पर है, फिर भी मुझे लगता है कि एक मजबूत जोड़ी पैर एक आदमी को एक दिन में वहां और वापस ले जा सकते हैं। तो फिर अपना हाथ मुझे दे दो, एलन, रॉबिन ने कहा, और मैं तुम्हें बता दूं, मैं सेंट एल्फ्रेडा के चमकीले बालों की कसम खाता हूँ कि अब से 2 दिन बाद एलेन एडेल तुम्हारी पत्नी होगी। मैं कल फाउंटेन एबे के इसी फ्रायर से मिलूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसके कोमल पक्ष को पालूंगा, भले ही मुझे किसी कोमल पक्ष को पीटना पड़े। इस पर विल स्कारलेट फिर से हंसा। इस बारे में ज्यादा आश्वस्त मत होइए, अच्छे चाचा, उसने कहा, फिर भी, मैं उसके बारे में जो कुछ जानता हूँ, उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह कर्टल फ्रायर 2 ऐसे अच्छे प्रेमियों के साथ खुशी खुशी मिल जाएगा, खासकर तब जब उसके बाद अच्छा खाना पीना हो। लेकिन अब बैंड में से एक ने कहा कि दावत घास पर फैली हुई है, इसलिए रॉबिन आगे चल रहा था, बाकी लोग उसके पीछे पीछे उस जगह चले गए जहां बढ़िया दावत फैली हुई थी। भोजन मजेदार था, मजाक और कहानियां खुलकर चली, और सभी तब तक हंसते रहे जब तक कि जंगल फिर से गूंज नहीं उठा। एलन बाकी लोगों के साथ हंसा, क्योंकि रॉबिनहुड ने उसे जो उम्मीद दी थी, उससे उसके गाल लाल हो गए थे। आखिरकार दावत समाप्त हो गई, और रॉबिनहुड एलन की ओर मुड़ा, जो उसके बगल में बैठा था। अब, एलन, उसने कहा, तुम्हारे गायन के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि हम खुद भी तुम्हारी कला का स्वाद चखना चाहते हैं। क्या तुम हमें कुछ नहीं दे सकते? जरूर, एलन ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि वो कोई तीसरे दर्जे का गायक नहीं था जिसे बार बार पूछा जाए, बल्कि उसने पहली बार में ही हाँ या नहीं कह दिया। इसलिए उसने अपनी वीणा उठाई, अपनी उंगलियों को मधुर ध्वनि वाले तारों पर हल्के से चलाया, और कपड़े के इर्द गिर्द सब कुछ शांत हो गया। फिर, अपनी वीणा पर मधुर संगीत के साथ अपनी आवाज को आगे बढ़ाते हुए, उसने गाया, मई एलेन की शादी। इसमें बताया गया है कि कैसे वह एक परी राजकुमार की प्रिय थी, जो उसे अपने घर ले गया। मई एलेन एक कांटे के नीचे बैठ गया, और चारों ओर एक बौछार में हर हवा के झोंके से फूल गिरते थे, जमीन पर बर्फ की तरह। और पास के एक नींबू के पेड़ में सुना गया था एक अजीब जंगली पक्षी का मधुर गीत। ओ मधुर, 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 ओ तीक्ष्ण मधुर।
ये मधुर मधुर तनाव, एलेन का हृदय उसके वक्षस्थल में हो, आनंदपूर्ण पीड़ा के साथ स्थिर खड़ा रहा, और इसलिए सुनते हुए चेहरा ऊपर उठाकर वो उस सुंदर स्थान पर मृतवत बैठी रही। फूलों के बीच से नीचे उतर आओ पक्षी, पेड़ से नीचे आओ, और मैं तुझे अपने दिल पर लेटा दूंगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार मई एलेन ने धीमी और धीमी आवाज में कहा, जहाँ से नागफनी ने अपनी बर्फ गिराई थी। पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी नीचे गिरा, फूलते हुए पेड़ से, और उसके बर्फीले वक्षस्थल में लिपट गया। मेरा प्यार, मेरा प्यार, वो चिल्लाए। फिर सीधे घर, सूरज और फूल के बीच वो उसे अपने मधुर मंडप में ले गई। दिन बीतकर मधुर रात्रि हो गई है। चांद घास के मैदान पर तैरता है, और इसकी गंभीर पीली रोशनी में एक युवक चुपचाप खड़ा है, एक अद्भुत और दुर्लभ सौंदर्य का युवा। मई के भीतर एलेन के बॉवर वहां वह फुटपाथ पर ठंड में खड़ा था। झिलमिलाती चांदनी किरणें पड़ी थीं। मैं एलेन ने बड़ी डरी हुई आंखों से देखा। न ही वह मुंह मोड़ सकती थी, क्योंकि जैसा कि रहस्यमय सपनों में हम देखते हैं, एक आत्मा वह चुपचाप खड़ा था, धीमी और बेदम आवाज में। तुम कहाँ से आए हो? उसने पूछा। क्या तुम एक स्वप्न के प्राणी हो, या एक दृश्य जो मैं देखता हूँ? फिर उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे रात की हवाएं कांप रही हों। नदी के किनारे झुर्रीदार सरकंडों के बीच से मैं आया, पंख वाले पक्षी की तरह, दूर परिलोक से, जहाँ कलकल करता पानी धीरे धीरे गाता है। स्वर्णिम तट पर, जहाँ मीठे वृक्ष सदैव हरे रहते हैं, और वहाँ मेरी माँ रानी है। अब एलेन अपना मंडप नहीं छोड़ेगी, फूलों के मेले की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन शांत और आधी रात के घंटे में वे उसे वहां बात करते हुए सुनते हैं, या जब चांद सफेद चमक रहा हो, वे रात भर उसे गाते हुए सुनते हैं। ओह, अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण अच्छे से पहनो, मैं एलेन की माँ ने कहा, क्योंकि यहाँ लिन का भगवान आता है, और तुम्हें इस स्वामी से विवाह करना होगा। मैं एलेन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझमें अपनी पत्नी कभी नहीं पा सकेगा। उसका भाई बोला, काला और गंभीर, अब उज्ज्वल नीले आकाश के पास। अभी तक उसका एक दिन नहीं बीता है। तेरा दुष्ट पक्षी मर जाएगा, क्योंकि उसने तुझको बड़ी हानि पहुंचाई है, किसी अजीब कला या चालाक आकर्षण से। फिर एक उदास और शोकाकुल गीत के साथ पक्षी उड़ गया, और महल की छत के ऊपर और उसके माध्यम से धूसर और हवादार आकाश। आगे आओ, तब भाई ने चिल्ला कर कहा, तुम उसकी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो? यह मई एलेन की शादी का दिन है। आकाश नीला और सुंदर है, और कई प्रभु और महिला समलैंगिक चर्च में वहां इकट्ठे हुए हैं। दूल्हा सर ह्यूग द बोल्ड था, सभी रेशम और सोने के कपड़े पहने हुए हैं। दुल्हन सफेद समिति में आई, सिर पर सफेद पुष्पमाला लिए। उसकी आंखें शीशे की तरह स्थिर थीं, उसका चेहरा मुर्दे जैसा था, और जब वह भीड़ के बीच खड़ी हुई, उसने एक अद्भुत और अद्भुत गीत गाया। तभी एक अजीब और तेज आवाज आई, जैसे आती हुई हवा लाती है, और खुली खिड़कियों में गोली मार दी। सीटी बजाते पंखों पर 9 हंस, और वे सिर के ऊपर से बहुत ऊपर उड़ गए। चमचमाती रोशनी में अंधेरे से लड़ो। मई एलेन के सिर के चारों ओर वे उड़ गए, विस्तृत और हवादार लड़ाई में, और 3 बार घेरा बनाया। मेहमान डर के मारे सिकुड़ गए, और वहां वेदी के पास याजक बुदबुदाती प्रार्थना के साथ खुद को पार किया। लेकिन तीसरी बार जब वे उड़े, निष्पक्ष एलेन सीधे चला गया था, और उसकी जगह जमीन पर वहां एक बर्फ सफेद हंस खड़ा था। फिर एक जंगली और प्यारे गीत के साथ वह तेज और पंख वाले भीड़ में शामिल हो गया। वहां शादियों में प्राचीन पुरुष रहे हैं, 60 साल से भी अधिक समय से, लेकिन ऐसा अद्भुत विवाह दिवस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन कोई रोक नहीं सका और कोई रुक नहीं सका। वे हंस जो दुल्हन को उठा ले गए। एलेन डेल के समाप्त होने के बाद एक भी ध्वनि ने शांति को भंग नहीं किया, बल्कि सभी लोग उस सुंदर गायक को देखते रहे, क्योंकि उसकी आवाज और संगीत इतना मधुर था कि प्रत्येक व्यक्ति सांस रोककर बैठा था कि कहीं एक बूंद और न गिर जाए और वह अपना धैर्य खो न दे।
मेरे विश्वास और मेरी सच्चाई की कसम, रॉबिन ने आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा, लड़के, तुम हो, तुम्हें हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए, एलन। क्या तुम हमारे साथ यहाँ मीठे हरे जंगल में नहीं रहोगे? सच में, मैं महसूस करता हूँ कि मेरा दिल तुम्हारे प्रति बड़े प्यार से उमड़ रहा है। फिर एलन ने रॉबिन का हाथ लिया और उसे चूमा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, प्यारे मालिक, उसने कहा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी दयालुता नहीं देखी जैसी तुमने आज मुझ पर दिखाई है। फिर विल स्कारलेट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एलन से दोस्ती के तौर पर हाथ मिलाया, जैसा कि लिटिल जॉन ने भी किया। और इस तरह मशहूर एलन डेल रॉबिन हुड के बैंड में शामिल हो गए।